अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत लंदन में होती है एक तवील तरीन बैठक, और इस बैठक के जो नताइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन हैं, क्योंकि इस बैठक के नतीजे में जनाब बहुत सारे फैसले हैं जिनको तब्दील कर दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस बैठक की जो बात है वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो खसूसी तौर पर नवाज शरीफ साहब से मिलने लंदन पहुँचे हैं। और लंदन पहुँचते ही एक बड़ी मोटी सी फाइल जो है नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के अंदर, वो फाइल उन्होंने रख दी नवाज शरीफ साहब की टेबल पर, और उसके बाद जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर यकीनी तौर पर जो फाइल राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश की गई होगी, यकीनी तौर पर वो बादशाह सलामत हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक अहम वजीर हैं, तो वजीर जो है बादशाह सलामत की खिदमत के अंदर ही फाइल शैल पेश करेगा ना। तो उस फाइल के उस फाइल के अंदर जो कागजात थे, यकीनी तौर पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि उन कागजात का बुनियादी मकसद नवाज शरीफ साहब को इस वक्त पाकिस्तान की दाखिली खारजी सूरत हाल से आगाह करना भी हो सकता है। उस फाइल के अंदर वो तमाम डिटेल्स भी हो सकती हैं जो पंजाब में होने वाले पॉलिटिकल ड्रामे से उनका किसी ना किसी तरीके से राब्ता हो सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो परवेज़ इलाही साहब ने अचानक ड्रामेटिकली जो एतमाद का वोट लिया था, उसके बारे में भी रिपोर्ट उसके अंदर शामिल हो सकती है। और ख़ास तौर पर पंजाब में होने वाले जो इंतखाबात हैं, जो असम्बली की तहलील के बाद अब होने जा रहे हैं, तो उन इंतखाबात के बारे में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उस फाइल का हिस्सा होगी। तो इस वक्त अगर हम देखें तो राना सनाउल्लाह साहब की फ़ाइल और राना सनाउल्लाह साहब की वहाँ पर मौजूदगी एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है उसका इशारा दे रही है। और इस तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर किसी तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। और शायद यही वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा, जिनकी वतन वापसी 22 जनवरी को मुतवक्के थी, उसकी जो वतन वापसी है उसको मज़ीद एक हफ़्ता आगे बढ़ा दिया गया है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा 27 जनवरी को शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब अपनी पटारी में कुछ ऐसी चीज़ें लेके गए हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने जो मरीम साहिबा की वतन वापसी है उसको भी डिले कराया, राना सनाउल्लाह साहब को भी रोक लिया। और उस फाइल के ऊपर जो डिस्कशन है वो अब जारी रहेगी। अब मुमकिन तौर पर उस फाइल के हवाले से जो थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आई हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। और माशी सूरत हाल के साथ साथ जो डिले है इस वक्त IMF की तरफ से जो जायज़ा होना था नवा, उस जायज़े के लिए IMF के वफ्द की पाकिस्तान आमद की बजाय बांग्लादेश रवानगी है। ये एक इम्पॉर्टेंट सी सिचुएशन है, क्योंकि इसका भी दारोमदार जाके पॉलिटिकल फैसलों पर उसका जो असरात हैं वो मुरतब होंगे। बताया ये जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो IMF की तरफ से जो बताई जाने वाली चीज़ें हैं या जो मुतालबात हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही थी। और उनका ये मानना था कि जनाब हम ऑलरेडी बहुत ही हद तक IMF की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद करके अपना पॉलिटिकल सरमाया खर्च कर चुके हैं। और उस पॉलिटिकल सरमाया खर्च करने के नताइज जो है हमारे सामने वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए पाकिस्तान में, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो नहीं आ रही। और उसकी वजह है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब हर उस मौके पर जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है वो कोई ना कोई नया बम फोड़ देते हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जब हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स तकरीबन $4 बिलियन के रह गए हैं, इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों की तहलील और उसके बाद जो है मरकज़ से भी इस्तीफ़ों का ऐलान और उसके बाद नए इलेक्शंस के लिए ये 6 मगोइयाँ शुरू करवा देना कि जनाब अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, उसके नतीजे में जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर जो स्टॉक मार्केट है कराची की वो बहुत हद तक नीचे आई। और हुकूमत की तरफ से फ़ैसले ना लिए जाने का भी कुछ ना कुछ असरात हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो सख्त फ़ैसले हैं वो 2 वजूहात से करने से कतरा रही है। नंबर 1, उसको मज़ीद अपना पॉलिटिकल सरमाया ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है, या उसको इस बात का इम्कान लाहक है कि जनाब अगर हमने ये सख्त फ़ैसले किए तो इन सख्त फ़ैसलों के जो नताइज हैं वो हमें भुगतने पड़ेगी। और इस्टेब्लिशमेंट बड़े आराम से कह देगी जनाब असी तो न्यूट्रल ना, हमारा आपकी ये पॉलिटिकल सरमाए के लेन देन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि हुकूमत का ये मानना है कि जनाब जो आपके साथ जो चीज़ें तय हुई थी बाजवा साहब के दौर में, उसके
उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस वक्त भी जब हम इक़्तिदार से बाहर निकलने के लिए तैयार बैठे थे तो ये गारंटी दी गई थी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद रहेगी, आपके काम के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, आप खुल डुल के मुश्किल फैसले लें। मुश्किल फैसले लिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम हरकियात जो हुकूमत के खिलाफ जारी थी उनके अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं आई। लिहाजा अब भी अगर हम ये वाले फैसले ले लेते हैं, जिस तरह IMF की तरफ से मुतालबा किया गया है तकरीबन 340 अरब रुपए के नए टैक्सेस इंपोज करने का, अगर ये इंपोज कर भी दिए जाते हैं और उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि निकलो, तो उसके बाद इसका मतलब ये होगा कि हमारे लिए तो फिर कोई जाय पनाह नहीं बाकी रह जाएगी। लिहाजा जो मुश्किल फैसले हैं वो इस वजह से रुके हुए हैं। अब इसी कॉन्टीन्यूटी में मुझे एक बयान याद आ गया एहसन इकबाल साहब का, जो आज मुख्तलिफ अखबारात में शाया भी हुआ है, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि इदारे समझते हैं कि मौजूदा माशी सूरत हाल की तबाही के खराबी के ज़िम्मेदार हम नहीं बल्कि पिछली हुकूमत थी। तो ये बयान जो है उनका बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस बयान का मतलब ये है कि उनको किसी न किसी तरफ से इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि जनाब हमें पता है कि तुसी जिम्मेदार नहीं, जेड़े जिम्मेदार ने असी उन्होंने आपे निबड़ लांगे। इस किस्म की कोई बात की गई है जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हुई है। और उसके बाद ये खबर भी सामने आ रही है कि हुकूमत मिनी बजट लाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज करने जा रही है, जिसके जरिए नॉन टैक्स आइटम्स और ख़ासतौर पर लग्जरी आइटम्स के ऊपर कोई वन टाइम फ्लड टैक्स लगाया जाएगा। और इसके नतीजे में कोई तकरीबन ये जो 340 अरब रुपए मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। और ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो ऑर्डिनेंस है उसी के नतीजे में IMF के साथ बातचीत की जाएगी और ये मामला आगे बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से और पाकिस्तान के अवाम का जो रद्द अमल है इस पर मबनी एक रिपोर्ट भी उस फाइल के अंदर मौजूद है। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो है पंजाब में क्या हुआ और किस तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब को पेश की गई है उसके अंदर ये बात बताई गई है कि जनाब हमारी तरफ से तैयारियां पूरी थी, हमारी तरफ से जो जिन जिन लोगों के साथ राब्ते थे वो मुकम्मल थे, लेकिन अचानक 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी सिचुएशन बदल गई और वो तमाम लोग जिन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई हुई थी कि हमने एतमाद के वोट में शिरकत नहीं करनी, वो ना सिर्फ वहाँ पर आगे बल्कि आधी रात को हाफिज अम्मार साहब भी जो है वो चकवाल से पहुंच गए और उसके नतीजे में चौधरी परवेज इलाही साहब ने 186 वोट्स हासिल कर लिए। इसके अंदर हमारी कोताही नहीं है बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब को कोई नादीदा कुव्वत की तरफ से कोई सपोर्ट एक्सटेंड की गई जिसके नतीजे में ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने इसके नतीजे में इस बात की गारंटी दी थी कि अगर मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो मैं जो असम्बली है वो तहलील नहीं करूंगा। और उसके बाद भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो राब्ते रूबते किए वो अब सबके सामने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और जो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने इसी वजह से मरियम साहिबा को भी लंदन में रोक लिया है और शायद यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी मज़ीद डिस्कशन होगी और मुमकिन तौर पर पंजाब से कुछ और लीडर्स भी लंदन जाएंगे। और वो रिपोर्ट है इमरान खान साहब के उस दावे से मुतल्लिक जिसके बारे में ये बात कही गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि नून लीग के बहुत सारे अरकान कौमी असम्बली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पहले एक लॉयल्टी टेस्ट देना पड़ेगा और अगर वो लॉयल्टी टेस्ट में पास हो जाएंगे तभी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कराया जाएगा। ये जो रिपोर्ट, ये जो फाइल जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये जो फाइल है इसके अंदर इस हवाले से 2 खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। ठीक है जी, 2 खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी शामिल है जिसके अंदर ये बात बताई गई है पीपल्स पार्टी के 3, मुस्लिम लीग नून के 7 और एक JUIF का रुकने कौमी असम्बली इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में। ये उस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। उस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि जनाब 13 के करीब मुख्तलिफ जो जमातों के लोग हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जनाब मौजूदा हालात में अगर हम इमरान खान साहब की जमात की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे तब ही हमारी जीत को यकीनी होगा। और ये बात भी बताई गई है कि तकरीबन 4 अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराने के लिए
اپنے استعفے لکھ کر, اپنے ہاتھ سے لکھ کر, دستخط کر کے, انگوٹھے لگا کے عمران خان صاحب کے حوالے کر دیا کہ جناب ساڈے استعفے تسی اپنے کول رکھ لو, یہ بطور گارنٹی ہے جو آپ کے پاس موجود رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نیشنل اسمبلی میں واپسی کا فیصلہ کیا تھا اس کے پیچھے کچھ سالڈ ان کی ورکنگ موجود تھی. اور یہ جو پنجاب سے یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے 3 مہینے کے اندر 300 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں, تو یہ وجہ بھی اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پیسے کیسے خرچ کیے گئے اور کہاں کہاں پر خرچ کیے گئے, اور ان پیسوں کے جو تانے بانے ہیں وہ کہاں پر جا کر مل رہے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا ہم نے لوٹے نہیں, ہم نے خریدنے کبھی. لیکن اب جب یہ انکشاف سامنے آ رہا ہے اور خود عمران خان صاحب کی زبان سے یہ انکشاف سامنے آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹوں کی خرید و فروخت کے اس کاروبار میں عمران خان صاحب بھی برابر کے شریک ہیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کی وہ آڈیو جو سامنے آئی تھی, یہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جاری تھا, تو اس کے اندر وہ اس بات کا انکشاف بھی کرتے ہوئے پائے گئے تھے کہ 5 لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوگی, آپ اس کی فکر نہ کریں. لیکن وہ چونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ثاقب نثار صاحب کے سرٹیفائیڈ جو ہے امانت اور دیانت والا میڈل رکھنے والے, تو وہ ان کے لیے تو یہ خون معاف ہے. البتہ یہ بات ضرور بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ موجودہ حالات سے ذرا بدظن ہے, اور نواز شریف صاحب کے لیے یہ ایک شاکنگ انفارمیشن ہے. شاکنگ انفارمیشن اس وجہ سے ہے کہ پنجاب کو وہ ہمیشہ سے ہی اپنا ہوم گراؤنڈ سمجھتے رہے ہیں, اور اگر پنجاب سے ہی اس طرح کی آواز اٹھنا شروع ہو جائے جس میں اس بات کا تاثر ملے کہ جناب نواز شریف اب کوئی نہیں, مسلم لیگ نون کی ویلیو کوئی نہیں, اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ لوگے تو جیتو گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹل گراؤنڈ سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر وہ اپنی بیٹل گراؤنڈ سے مزید پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ان کا یہ جو پولیٹیکل سرمایہ کی یہ جو گیم شیم چل رہی ہے نا کہ جناب ہم نے تو اپنا ساری کی ساری سیاسی ساکھ جو ہے وہ اس کی قیمت کے اوپر ہم نے ریاست کو بچائی ہے, یہ بیانیہ لوگوں کے اندر جا کر بکنے والا نہیں ہے. لوگوں کے اندر آپ کی پرفارمنس بکے گی یا لوگوں کو ملنے والا ریلیف ملے گا. اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو کے پی کے کی قیادت ہے اس کو یہ واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ جے یو آئی تے نظر رکھو. جے یو آئی, اگر جے یو آئی میں ہمارے لوگ جا رہے ہیں تو جے یو آئی کے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے یہ جو اب اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخاب ہوگا اس کے اندر عمران خان صاحب کو جو چیلنج ہے وہ جے یو آئی ایف دے گی, اور جے یو آئی ایف کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ جو ساری گیم شیم ہے یہ جلائی ہے, اور پی ڈی ایم کے ناراض اراکین کے ساتھ رابطوں کا جو ٹاسک ہے وہ بھی اب کمپلیٹ کرنا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کل جو ہے وسیم بادامی صاحب کے ساتھ ہونے والا جو انٹرویو ہے, اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی اسی بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے حکومت کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. جب ان کا ہوم ورک کمپلیٹ ہو جائے گا وہ لے لیں گے اعتماد کا ووٹ, جب ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو جائے گا ہم ان کو کہہ دیں گے کہ جناب آؤ میدان میں اور آ کر دو ہمیں اعتماد کا ووٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اکانومی کی سچویشن ہے, حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس سچویشن سے عہدہ برا ہوں, ہم یہاں سے باہر نکلیں, یہ جو میس کے اندر ہم چلے گئے ہیں اس میس کا خاتمہ ہو. لیکن دوسری طرف سے ابھی اس جذبے کا اظہار نہیں ہو رہا, اور یہ دوسری طرف کون ہے یہ اب سب کو اس بات کا علم ہے. لہٰذا اگر مشکل فیصلے لینے کا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا جاتا ہے تو یہ بات طے ہے کہ پھر الیکشنز چاہے وہ صوبوں کے ہوں چاہے مرکز کے ہوں وہ جا کے اکتوبر میں ہی ہوں گے. اور اگر یہ آرڈیننس جاری نہیں ہوتا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایوان اقتدار سے باہر نکلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, اور پھر وہ نیریٹو جو اس وقت لندن میں بن رہا ہے وہی نیریٹو لے کر مریم نواز صاحبہ 27 جنوری کو سپہر 4 بجے لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گی, اور پھر اس کے بعد دمادم مست کلندر ہی ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.